चैप्टर 11 है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके इंट्रोडक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की हिस्ट्री बताई गई है। यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है, इसीलिए हम इसकी शुरुआत दूसरे सेक्शन से करेंगे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वर्क होता है मेटल्स में करंट फ्लो करवाना। तो उसी वर्क को करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी मेटल को चाहिए होती है ताकि इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस के बाहर आ पाए, उसे वर्क फंक्शन कहा जाता है। इसको फाइ नोट से दिखाया जाता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। ये मेटल की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा एटम है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, और ये नेचर ऑफ सरफेस पर तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि उसी से बाहर निकलना होता है इलेक्ट्रॉन को। ये जिन तरीकों से मेटल को सप्लाई किया जा सकता है आपको आगे बताए गए हैं। पहले है थर्मियोनिक एमिशन, जिसमें मेटल को हीट करते हैं। उसके बाद है फील्ड एमिशन, जहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है और स्पार्क प्लग इसका एग्जाम्पल होता है। और लास्ट में है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जहां लाइट मेटल सरफेस को इल्यूमिनेट करती है। यहाँ निकले इलेक्ट्रॉन्स को इसीलिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। इसी के बारे में डिटेल में हमें चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पर इस प्रोसेस के बारे में साइंटिस्ट्स के ऑब्जर्वेशन बताए गए हैं। इनका जो मेन कंक्लूजन था वो नेक्स्ट पेज पर दिया है। मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते जब तक इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम वैल्यू से छोटी होती है। इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये नेचर ऑफ मेटल पर कैसे डिपेंड करती है आगे बताया गया है। जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम जैसे मेटल सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ यानी हाई एनर्जी वाली अल्ट्रावायलेट लाइट पर ही इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं। एक पीरियड में इनका साइज सबसे छोटा होने की वजह से ऐसा होता है। और अल्कली मेटल्स का साइज क्योंकि सबसे बड़ा होता है, इसलिए इनमें कम एनर्जी वाली विजिबल लाइट से भी काम चल जाता है। ये सभी फोटो सेंसिटिव सब्सटेंसेस होते हैं जो लाइट के इल्यूमिनेट करने पर इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं। आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया गया है एक्सपेरिमेंटल स्टडी की मदद से। फिगर में आपको दिखाया है कि सोर्स से विजिबल लाइट फोटो सेंसिटिव प्लेट सी पर फॉल करती है। सी हेयर स्टैंड्स फॉर कैथोड, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं। क्वार्ट्ज विंडो यहाँ पर हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेस को अब्जॉर्ब कर लेती है। कम्यूटेटर यहाँ पर कनेक्ट करता है बैटरी को इस पूरे सेटअप से। इस पूरे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट का इस्तेमाल हम फोटो करंट की वेरिएशन, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल डिफरेंस और नेचर ऑफ मेटल प्लेट के साथ देखने के लिए करते हैं। सबसे पहले इंटेंसिटी का इफेक्ट डिस्कस किया गया है। अभी के लिए आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के। इसका रीजन आपको आगे समझाया जाएगा। आगे है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पर हमें प्लेट ए को पॉजिटिव रखना होगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। और यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होने के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होंगे मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और सभी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स प्लेट ए पर कलेक्ट होने के बाद करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, जिसके बाद और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने पर फोटो करंट में कोई इंक्रीज नहीं आएगा। इसी को सैचुरेशन करंट कहा जाता है। इसके अलावा अगर प्लेट ए पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल होने के कारण फोटो करंट डिक्रीज होगा। और वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर फोटो करंट स्टॉप या जीरो हो जाता है उसको कट ऑफ या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। फिगर में आपको दिखाया गया है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट इंक्रीज होता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इंटेंसिटी का कोई असर नहीं पड़ता। इनका रीजन आपको आगे बताया गया है। आपको पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट तब जीरो होता है जब स्टॉपिंग पोटेंशियल रिपेल कर पाता है मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ईवी नोट के बराबर आ जाएगी, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी वर्क डन ऑन चार्ज यानी क्यूवी नोट की फॉर्म में यूटिलाइज होती है। यही एक्सपेरिमेंट अगर सेम फ्रीक्वेंसी और हायर इंटेंसिटी के साथ रिपीट किया जाए तो सैचुरेशन करंट की भी हमें हायर वैल्यूज मिलेगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। यही आपको पिछले पेज पर फिगर में दिखाया गया था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, और अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है लाइट सोर्स यानी फ्रीक्वेंसी पर और मेटल प्लेट के नेचर पर, लेकिन इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। आगे आपको फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट बताया गया है। सेम इंटेंसिटी के साथ वेरियस फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करने पर हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की, लेकिन सैचुरेशन करंट सेम रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होता है हायर फ्रीक्वेंसी के लिए। यही आपको फोर्थ फिगर में दिखाया गया है।
इसका मतलब इंसिडेंट लाइट की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उनको रोकने वाला रिटार्डिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। दो मेटल्स के लिए इसका कंपैरिजन फिगर 5 में दिखाया गया है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया जाता क्योंकि उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक एमिशन की शुरुआत ही नहीं होती है। इसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है। यही पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ लिनियरली वेरी करता है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है। यहाँ से हमें दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पहली तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिनियरली वेरी करती है फ्रीक्वेंसी के साथ और इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी के। और दूसरा, थ्रेशोल्ड या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, चाहे जितनी भी ज़्यादा इंटेंसिटी क्यों ना हो। सेलेनियम ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये इसमें SN आता है, इससे याद रखो। और कॉपर का साइज क्योंकि छोटा होता है इसलिए उसमें हाई एनर्जी की अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ग्रीन या रेड लाइट से काम नहीं चलेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रीच करने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंस्टेंटेनियसली स्टार्ट हो जाता है बिना किसी टाइम लैग के। इन सभी एक्सपेरिमेंटल फीचर्स को आगे समराइज किया गया है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता और इसके ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट। और लास्टली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता। इसके बाद है द कंपैरिजन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हमें पता है कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये सभी फिनोमिना सिर्फ वेव पिक्चर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। इसी वेव पिक्चर के अकॉर्डिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस पर कंटिन्यूअस एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी अगर है तो हर एक इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करनी चाहिए और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए इंटेंसिटी के साथ। इसका मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी का बीम इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस के बाहर लाने के लिए सफिशिएंट होना चाहिए और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस कॉन्ट्रडिक्ट करती है उन पहली 3 ऑब्जर्वेशन को जो हमने पिछले पेज पर देखी थी। इसके अलावा जब बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम एनर्जी अब्जॉर्ब कर पाएगा और इसलिए बहुत घंटे लग जाएंगे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी पिकअप करने में जो कि उसके वर्क फंक्शन के बराबर हो और वो मेटल से बाहर आ पाए। ये 4th ऑब्जर्वेशन से कॉन्ट्रडिक्ट करता है जिसमें बताया गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंस्टेंटेनियस होता है। इन सब बातों से हमें क्लियर हो जाता है कि वेव पिक्चर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बेसिक फीचर्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक नया पिक्चर प्रपोज किया। इसके अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में लाइट का कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिस्क्रीट यूनिट्स में एब्जॉर्प्शन होता है जिनको क्वांटम ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसी को फोटोन भी कहा जाता है। हर एक क्वांटम की एनर्जी h न्यू के बराबर होती है जहां पर h है प्लांक कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन h न्यू एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और अगर यह एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ सरफेस से बाहर निकलता है। इसीलिए इंसिडेंट एनर्जी में से वर्क फंक्शन अगर घटा दिया जाए तो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। इसी को आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। ज़्यादा टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वैल्यू से कम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में ही लग जाता है। इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अमिट होंगे लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तो हर एक फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के एक सिंगल क्वांटम से एनर्जी अब्जॉर्ब करने पर होता है और इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटम। तो ये इस बेसिक प्रोसेस के लिए इररिलेवेंट हो जाती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तभी होगा जब इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। यहाँ से हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मिल जाता है वर्क फंक्शन डिवाइड बाय प्लांक कांस्टेंट।
इसीलिए जितना ज़्यादा वर्क फंक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होगी जिसके नीचे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है। जितने ज़्यादा एनर्जी क्वांटम होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे और मेटल सरफेस से बाहर निकलेंगे। यहाँ से हमें पता लगता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एलिमेंट्री प्रोसेस यानी अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियस होती है। लो इंटेंसिटी में भी एमिशन में डिले नहीं होगा क्योंकि बेसिक एलिमेंट्री प्रोसेस तो उसमें भी सेम ही रहेगी। इंटेंसिटी सिर्फ फोटोइलेक्ट्रिक करंट को डिटरमिन करती है। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह ही वी नोट रखें तो ये रिलेशन हमें मिल जाएगा। इसको इसे अगर डिवाइड करें तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म हमें दिखाई देती है, जहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें स्ट्रेट लाइन यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगा फ्रीक्वेंसी के। पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के कर्व में स्लोप पॉजिटिव होती है और h/e के बराबर होती है। इस पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है एंड इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। स्लोप नेचर ऑफ मटेरियल के इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि इसका रिजल्ट एक कांस्टेंट नंबर आता है। इसके बाद है हमारे पास पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जिसको फोटोन कहा जाता है। लाइट क्वांटम को मोमेंटम से भी जोड़ा जा सकता है उसकी एनर्जी को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करके। एनर्जी और मोमेंटम की डेफिनेट वैल्यू होना एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि लाइट क्वांटम को भी एक पार्टिकल बोला जा सकता है। बाद में इसको फोटोन नाम दिया गया। आगे इस फोटोन पिक्चर को समराइज किया गया है। रेडिएशन के मैटर के साथ इंटरेक्शन में रेडिएशन पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है जिनको फोटॉन्स कहा जाता है। हर एक फोटोन की एनर्जी h न्यू के बराबर होती है जिसको अगर स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दे तो मोमेंटम आ जाता है। यह एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। फोटॉन्स न्यूट्रल होते हैं इसीलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। फोटोन पार्टिकल कलिजन में टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व्ड होते हैं, यानी इलास्टिक कलिजन होता है, तो इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं होंगे। आगे है इस चैप्टर का पहला एग्जाम्पल। यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है तो उससे एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगी h न्यू फॉर्मूला से, और पावर होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड टाइम्स द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो यहाँ से फोटॉन्स एमिटेड आप निकाल सकते हो। दूसरे एग्जाम्पल में आपको वर्क फंक्शन दिया गया है, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करके जूल में हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसको प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड करके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। बी पार्ट में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया है जिसको आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में पुट करके हम लैम्डा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट सेक्शन है वेव नेचर ऑफ मैटर। लाइट का वेव नेचर हमें इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन इन सभी फिनोमिना में दिखाई देता है। इसके अलावा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कंपटन इफेक्ट में जहां एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है वहां रेडिएशन की फोटोन पिक्चर हमें दिखाई देती है। आंख से एक ऑब्जेक्ट को देखने की घटना में हमें इन दोनों की इंपॉर्टेंस समझ आती है। आई लेंस जब लाइट को इकट्ठा करके फोकस करता है ये वेव पिक्चर से समझाया जाता है, और जब रेटिना में प्रेजेंट रोड्स एंड कॉन्स उसका अब्जॉर्प्शन करते हैं तो यह फोटोन पिक्चर से एक्सप्लेन किया जाता है। डी ब्रोगली ने ये हाइपोथेसिस दिया कि जैसे रेडिएशन वेव होते हुए भी स्टेशनरी मेटल के साथ रिएक्ट करते टाइम पार्टिकल की तरह एक्ट करती है, वैसे ही मैटर के मूविंग पार्टिकल्स भी वेव की प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। डी ब्रोगली ने प्रपोज किया कि एक पार्टिकल जिसका मोमेंटम p है उसे एसोसिएटेड वेवलेंथ h/p से दी जाती है। इसको डी ब्रोगली रिलेशन बोलते हैं और मैटर वेव की वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है। हम जानते हैं कि वेवलेंथ एक एट्रीब्यूट होता है वेव का और मोमेंटम पार्टिकल का। प्लैंक्स कांस्टेंट इन दोनों को रिलेट करता है। एक फोटोन के लिए मोमेंटम एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट से दिया जाता है। इसको अगर डी ब्रोगली रिलेशन में पुट करें तो यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी डी ब्रोगली वेवलेंथ फोटोन की हमें मिल जाती है। वेवलेंथ छोटी होती है एक हैवी पार्टिकल के लिए जिसका ज़्यादा मास है और एक ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल के लिए जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वेवलेंथ के इन्वर्सली। आगे डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली गई है एक 120 ग्राम्स मास की बॉल की जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। आपको मिलेगा कि इसकी वैल्यू बहुत छोटी आ रही है। यही रीजन होता है कि डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स वेव लाइक प्रॉपर्टीज नहीं शो करते क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा होता है। इसके दूसरी तरफ अगर आप सब एटॉमिक डोमेन में जाएं तो वहाँ वेव कैरेक्टर सिग्निफिकेंट और मेजरेबल होता है।
आगे हमारे पास है थर्ड और लास्ट एग्जाम्पल इस चैप्टर का। यहाँ पर मास और स्पीड के करस्पॉन्डिंग आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, जो डी ब्रोगली रिलेशन से आसानी से फाइंड आउट की जा सकती है। और यहाँ पर कंप्लीट कर ली है हमने इस चैप्टर की थ्योरी। अब पॉइंट्स टू पॉन्डर में देखते हैं हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल के अंदर मूव करते रहते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल पर। उनको मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए एक एडिशनल एनर्जी की जरूरत होती है, उसी को वर्क फंक्शन कहा जाता है। सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सेम एनर्जी नहीं होती, उनका एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन वह अलग होगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से, जो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में हमने देखा था। उन दोनों में डिफरेंस इस फैक्ट की वजह से होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ये हमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक ऑर्बिटल के अंदर कैसी होती है इसके बारे में बताता है। इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को कम एडिशनल एनर्जी चाहिए होगी मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। हमें पता है कि मैटर और लाइट के इंटरेक्शन में एनर्जी का अब्जॉर्प्शन डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ एच न्यू की फॉर्म में होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लाइट उन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिनकी एनर्जी एच न्यू है, क्योंकि लाइट तो एक वेव होती है और सिर्फ मैटर के साथ इंटरेक्शन के टाइम वह पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर ऑब्जर्वेशन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करती है बिटवीन वेव पिक्चर एंड फोटोन पिक्चर ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि वेव पिक्चर के अकॉर्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए इंटेंसिटी के, जबकि फोटोन पिक्चर के अकॉर्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी से। और लास्टली मैटर वेव की वेवलेंथ की फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि ये h/p से दी जाती है, लेकिन इसकी फेज वेलोसिटी की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, क्योंकि फेज वेलोसिटी हमने देखा हुआ है वेव्स चैप्टर में ω/k से दी जाती है और इतने छोटे पार्टिकल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी नेग्लिजिबल होता है, मगर इसकी ग्रुप वेलोसिटी फिजिकली मीनिंगफुल है और वह पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होती है। अब शुरू करते हैं इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। पहले क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है एक्स-रेज की, जिनको इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 किलोवोल्ट से एनर्जी मिल रही है। तो एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी एक्स-रेज की मैक्सिमम एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। यहाँ से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी, जिसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करके हम मिनिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वर्क फंक्शन और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है और पहले पार्ट में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है। हम आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से जानते हैं कि यह इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होती है। यहाँ पर इंसिडेंट एनर्जी हमारी जूल में आएगी, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगी, और यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वोल्ट की यूनिट में स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होती है। पार्ट सी में हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में है, उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट करेंगे और फिर हाफ mv² फॉर्मूला से मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। तीसरी क्वेश्चन में कट ऑफ वोल्टेज गिवन है, जो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लाइट की वेवलेंथ गिवन है, तो hc/λ से यहाँ एनर्जी मिल जाएगी, और मोमेंटम दिया जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन वेवलेंथ से। पार्ट बी के लिए आपको पावर दी गई है, जिसको एनर्जी से डिवाइड करें तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड मिल जाएंगे। पार्ट सी में आपने अभी जो मोमेंटम निकाला उसको हाइड्रोजन एटम के मास से डिवाइड करना होगा उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व में स्लोप की वैल्यू आपको गिवन है। हमने थ्योरी में देखा था कि यह प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होती है, तो यहाँ से आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है, यहाँ से वर्क फंक्शन आ जाएगा। इसको इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से निकल गई एनर्जी में से माइनस कर दे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जूल में आ जाएगी। इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी, जो कि वोल्ट की यूनिट में कट ऑफ पोटेंशियल के बराबर होती है। 7 में आपको एक मेटल का वर्क फंक्शन दिया गया है। इंसिडेंट वेवलेंथ से जब आप इंसिडेंट एनर्जी निकलेंगे तो यह वर्क फंक्शन से काम आ रही है, इसका मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दी गई है, जिससे इंसिडेंट एनर्जी आ जाएगी, जिसमें से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने पर हमें वर्क फंक्शन मिल जाएगा। इसको प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड करके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम वर्क फंक्शन का फॉर्मूला यूज हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 10 में मास और वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है जो डी ब्रोगली रिलेशन से मिल जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ फोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर होती है। ये आपको थियरी में ही बता दिया गया था जहां डी ब्रोगली रिलेशन डिस्कस किया गया है। अब इस चैप्टर के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को भी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में एक पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो थर्ड किनेमैटिक इक्वेशन से इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है √2gh। अब हमें पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ वेलोसिटी के इन्वर्सली रिलेटेड होती है तो हाइट के √ के इन्वर्सली रिलेटेड हो जाएगी। दूसरे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी गिवन है, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करके जूल में एनर्जी आ जाएगी। इसको अगर hc से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन में एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पर इंसिडेंट किया गया है। ये चीज आपको थ्योरी में बताई गई थी कि मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन लेस देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलता है तो किसी भी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकते हैं जिसमें मैक्सिमम E0 के बराबर होगी जहां पर वर्क फंक्शन 0 है। फोर्थ क्वेश्चन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से है जो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किए गए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। वोल्टेज बढ़ाने पर वेवलेंथ घट जाएगी जो कि एंगुलर सेपरेशन यानी थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये वेव ऑप्टिक्स में हमने देखा था तो इट विल बी लेस देन द अर्लियर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पता होना चाहिए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो अल्फा पार्टिकल का मास इनमें सबसे ज्यादा है तो इसकी सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस पर y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है वेलोसिटी की, लेकिन डी ब्रोगली वेवलेंथ स्पीड पे यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, इसलिए वो कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 में एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव x डायरेक्शन में है तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ा देगा जिससे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कम हो जाएगी। ऐसा सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में हो रहा है। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और थर्ड ऑप्शन में सेम वेवलेंथ है तो इसमें डिटेल में कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी हमें। और लास्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव y डायरेक्शन में है तो यह नेगेटिव y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन देगा इलेक्ट्रॉन को। एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो वेलोसिटी मिल जाएगी इस डायरेक्शन में। यहाँ से हम वेक्टर एडिशन करके रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं जिसको इनिशियल वेवलेंथ से डिवाइड करके हमें फाइनल डी ब्रोगली वेवलेंथ मिल जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सिर्फ वेलोसिटी में ही चेंज होना था मास तो दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन का सेम ही रहेगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके पास 6 इयर्स नीट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2018 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले में एक बार 2 न्यू नोट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करी गई मेटल पर और दूसरी बार 5 न्यू नोट की। मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो पूछा है इन 2 केसेस के लिए तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ जाएगा इन दोनों केसेस के लिए। ये वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है तो वेलोसिटी रेशियो 1/2 हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन अभी हमने देखा था, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम 7 वही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी है तो इसमें अभी हमने जो किया था फोर्थ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का रिलेशन यूज होगा। इसके बाद 2019 के ओडिशा पेपर में भी इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले में वर्क फंक्शन दिया गया है, एनर्जी के रिलेशन hc/λ से यहाँ वेवलेंथ निकाली जाएगी। जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई हो तो उसका यूज करके इस रिलेशन से एंगस्ट्रम में वेवलेंथ निकाली जा सकती है। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की सेम एनर्जी बताई गई है। हमें पता है कि मोमेंटम √2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी से दिया जाता है तो अगर यहाँ एनर्जी कांस्टेंट कर दे तो वेवलेंथ मास के √ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर इन दोनों के मास का रेशियो 1/4 है तो इनके √ का इनवर्स यानी 2/1 इनकी वेवलेंथ का रेशियो होना चाहिए। इसके बाद 2020 वाले क्वेश्चन में अगेन पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंसिडेंट लाइट 1.5 टाइम्स थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है। अगर ये इसकी आधी कर दी जाए तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम हो जाएगी और फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं।
इसीलिए फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगी। अगला सवाल आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर के तीसरे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में एग्जैक्टली मिल जाएगा। यहाँ पर पावर पर यूनिट एरिया को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पावर मिल जाएगी, जिसको फिर टाइम इन सेकेंड से मल्टीप्लाई करके हम एनर्जी निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दी गई है जो वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है, और फिर इससे ऊपर वाले रिलेशन से आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन की। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वैसे तो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। डी ब्रोगली ने वेव नेचर का मैटर इन जनरल बताया था, ना कि इलेक्ट्रॉन्स का। हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सपेरिमेंटल डिस्कवर किया था, और आइंस्टीन ने रेडिएशन के पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में। तो बचा इनमें बस पहला ऑप्शन ही हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में दी गई है। इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करके 12,400 से डिवाइड करने पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगी, जिसको फिर जूल में कन्वर्ट करके पावर से डिवाइड करने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ और फोटो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन बताना है। ये इससे पहले 2016 में भी पूछा जा चुका है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m से दी जाती है। यहाँ मोमेंटम की वैल्यू डी ब्रोगली रिलेशन से पुट कीजिए, और वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल होने पर इंसिडेंट एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ से ये रिलेशन हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल दिए हैं। तो दोनों केसेस के लिए आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन अप्लाई करने पर आपको इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन मिल जाएगा। इवन दो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली रोंग है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन फिर भी एनटीए ने इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन ही दिया था। अगले क्वेश्चन में ग्राफ बताना है डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच। हमें पता है कि ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। और थ्योरी में हमने देखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सिर्फ आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में बनती है, ना कि डी ब्रोगली रिलेशन में। इसलिए सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 2022 के एब्रॉड पेपर में भी से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले क्वेश्चन के लिए हमें पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो यहाँ से डी ब्रोगली वेवलेंथ टेम्परेचर के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। मतलब अगर केल्विन में टेम्परेचर 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ग्रीन लाइट से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उससे आगे वाले कलर्स यानी येलो, ऑरेंज, रेड की वेवलेंथ इससे ज़्यादा होती है, तो उनकी एनर्जी इससे कम होगी, तो इसलिए उनसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगले दोनों क्वेश्चन आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड है। पहले में स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है और दूसरे में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो कि दोनों बराबर ही होते हैं। तो पहले में इंसिडेंट एनर्जी में से वर्क फंक्शन घटा देने पर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा, और दूसरे में आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है, जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके वर्क फंक्शन आ जाएगा, जिसको अगेन इंसिडेंट एनर्जी में से माइनस करके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन में 3 मेटल के वर्क फंक्शन आपको दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट एनर्जी सिर्फ सीजीएम के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो सिर्फ उसी में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में वी पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सीलरेट किया गया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्स-रे प्रोड्यूस करती है। यह आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में भी बताया गया था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्स-रे की मैक्सिमम एनर्जी के बराबर होगी। यहाँ से मिनिमम वेवलेंथ पोटेंशियल डिफरेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है। इससे अगले क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है, जिससे डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की सेम रिलेशन से आप निकाल सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन के लिए हमें थ्योरी में बार बार बताया गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होती है।